नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गेम समझिए में। सुबह रोज़ हम अब आपके सामने आते हैं। आपके दीदार तो नहीं होते हैं, पर आपके प्यार खूब बरसते हैं। चलिए, आज किसी शायर के दो पंक्तियों से मैं आज के गेम समझिए का शुरुआत करता हूँ कि एक काफिले वालों तुम ये भी न समझ पाए, एक काफिले वालों तुम ये भी न समझ पाए, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। अब इसके आगे की कहानी और ये शेर दोनों इतना मेल खाते हैं कि मज़ा आने वाला है आपको। और मज़ा हम इसलिए बोल रहे हैं कि इस पूरी कहानी में इतने सारे मोड़ हैं कि आप भी चकरा जाएंगे। सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार, भले ही चाहे जितना भी बात कही जा रही हो नीतीश कुमार के बारे में, जितना भी आप बोल लें, लेकिन नीतीश कुमार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम 18 साल से नीतीश कुमार के शासन को देख रहे हैं, तो हमसे बेहतर कौन जान सकता है। क्या बेंगलोर में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगा देने से नीतीश कुमार बदनाम हो जाएंगे? 14 करोड़ बिहारियों का आन बान शान है नीतीश कुमार। हमने चुन करके उन्हें बैठाया है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कमज़ोर नहीं समझना होगा। अगर नीतीश कुमार कमज़ोर होते तो कब के कबड़ गए होते। आपने देखा होगा कि बाढ़ जब आता है तो बड़े बड़े पेड़ को हिला देता है, लेकिन नीतीश कुमार वो वटवृक्ष हैं जो अभी भी उसी मजबूती के साथ खड़े हैं। और नीतीश कुमार ये फैसला करते हैं कि बिहार में क्या होगा, कौन सा कानून बनेगा, किसको जेल से बाहर निकालना है, किसको जेल के अंदर डालना है। हालांकि कहते हैं कि न तो मैं किसी को फंसाता हूँ न किसी को बचाता हूँ। ऐसी कई बातें हैं नीतीश कुमार के बारे में जो कही जाती है, दंत कथाओं में अब शामिल हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने इसी गुण के कारण भारतीय जनता पार्टी का कंठ सूखा दिया है। और कंठ सूखने के बाद अब जो ये बातें सामने आ रही है कि मोदी को संट कर सकते हैं, तो अगर संट कर सकते हैं तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? नीतीश कुमार इतने मजबूत कैसे हो गए? जिन गठबंधन के साथ वो बिहार में हैं, वो गठबंधन तो अपनी उपस्थिति तक नहीं दर्ज कर पाया है लोकसभा में। नीतीश कुमार के भरोसे ही लोकसभा में 16 सीटों वाली है। हालांकि एक सीट कांग्रेस का है, तो 17 सीटें हैं। तो क्या इन 17 सीटों वाले गठबंधन जो बिहार से होकर के देश भर में गठबंधन की तैयारी कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी को हिला सकता है? हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से सबसे पहला जो हम 4-5 पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, जिसके आधार पर ये बातें स्थापित होती हैं कि नीतीश कुमार कमज़ोर नहीं हैं। और नीतीश कुमार, हमने कल भी आपको बताया था कि यदि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन वालों ने अच्छी तरह से समझ लिया और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा कर दिया, तो ये बात आप मान के चलिए कि 2024 के चुनाव से लेकर के परिणाम आने के दिन तक भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी का कंठ सूखा रहेगा। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अगर इसी टसन के साथ रहे तो वो संट भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी को। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के साथ लालू प्रसाद का आना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और इस फैक्टर को लेकर के आप समझ सकते हैं कि जब लालू प्रसाद रहेंगे तो कांग्रेस भी उनके साथ रहेगी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार, लालू और कांग्रेस मिल करके एक मजबूत गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अगर ये तीन होंगे तो इनके साथ कई दल और जुड़ेंगे। कई राज्यों में कांग्रेस किसी न किसी के साथ एलायंस पार्टनर है, तो कई राज्यों में बाकी के लोग अपना हिस्सेदारी खोज रहे हैं या फिर वहाँ सपोर्ट में खड़े हैं। अब जैसे पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए, ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन चुनाव में बिना शर्त समर्थन करने वाले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने उनके नज़र में अपना एक अलग इमेज बनाया है। और उस इमेज के चलते वो अगर ममता बनर्जी को थोड़ा 19-20 करने के लिए भी कहें तो चल जाएगा। इसका मतलब है कि लालू प्रसाद एक बड़े फैक्टर हैं। और जब
भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये स्थापित करते हो, ये स्वीकार करते हो कि नीतीश नहीं लालू बड़े फैक्टर हैं, तो इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके शब्द तो हैं, लेकिन उनकी पार्टी के मंथन, सर्वेक्षण, समीक्षा के बाद जो निकली बातें हैं उन बातों से इसका सीधा मतलब है। यानी कि लालू प्रसाद एक बड़े फैक्टर हैं और लालू प्रसाद के फैक्टर के साथ लालू प्रसाद का MY समीकरण नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है। और यही कारण है कि लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार और कांग्रेस और उसके साथ साथ बाकी के दल मिल गए तो इतना मान के चलिए कि इतना ज़्यादा सीट तो जरूर ला देंगे कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रख सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति बनती है 2024 में कि भारतीय जनता पार्टी को 20-25 सीटों की कमी हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आंकड़े जुटाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जो लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पूरे मन से नहीं है। उन्हें जब भी मौका मिलेगा, जीतन राम मांझी यदि मान लीजिए कि 2 सीट जीत करके आ जाते हैं और उनको महागठबंधन को यानी इंडिया को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है और उन्हें कहा जाता है कि भाई आप दोनों सीट मंत्री पद ले लीजिए, तो क्या वो इंतज़ार करेंगे क्या कि इनके साथ विपक्ष में रहें? इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो साफ नज़र आती है कि इस पूरे कवायद में नीतीश कुमार का वो MY समीकरण और लव कुश समीकरण के साथ आगे बढ़ना, कांग्रेस का एक बड़ा फैक्टर होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि एक मोर्चे पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कंठ सुखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो नीतीश कुमार में नीतियों की कोई कमी नहीं है और नीतीश कुमार नीतिगत फैसले लेने में माहिर हैं। कुर्सी पर कैसे बैठा जाता है, कौन सा तिकड़म और कौन सा आंकड़ा भिड़ाया जाता है, ये नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता है। जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो सारे बदनाम हुए हैं। कांग्रेस सत्ता का खेल खेलती थी, वो भी बदनाम है, और अब भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल से शासन में है, वो भी बदनाम है कि तोड़ फोड़ करती है, ये करती है, वो करती है। लेकिन नीतीश कुमार को सीधे माना जाता है कि वो इस गठबंधन से उस गठबंधन में जाते हैं। ये रणनीति है, ये किसी को तोड़ फोड़ करने वाला बात नहीं है और इसका दाग भी नीतीश कुमार पर नहीं लगा है। यानी नीतिगत रूप से नीतीश कुमार ने जिस तरह से चीज़ें की है उसमें आपको याद होगा कि नीतीश कुमार पिछले 18 साल से बिहार की गद्दी पर क्यों हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार आए तो उनकी नीतियों का आप सिलसिलेवार ढंग से अगर देखें तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले आए तो OBC को EBC में ट्रांसफ़र किया। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद का भय दिखा करके OBC के अन्य घटक दलों को, अन्य जातियों को उन्होंने सेपरेट किया। इतना ही नहीं, सबसे पहले उन्होंने मुसलमानों को, जो कि राष्ट्रीय जनता दल का कोर वोटर था, उनको लेकर के उन्हें 2 भाग में विभक्त किया और पासवंदा मुसलमानों को अपने पक्ष में ले आए जो कमज़ोर वर्ग थे। उनके हक हुकूक की बात की, उनके बेहतर जीवन की बात की और वो नीतीश कुमार के साथ शुरू हो गए, उनके वोटर बन गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के M समीकरण में से नीतीश कुमार ने एक बड़ा हिस्सा तोड़ लिया। आपको याद होगा कि तब दलित समाज बिना किसी टेंशन के आंख मूंद करके रामविलास पासवान को वोट करता था। उस दलित समाज को भी नीतीश कुमार ने 2 खेमे में बांट दिया, दलित और महादलित। दलित तो रामविलास पासवान के साथ रह गए, लेकिन महादलित को उनके अधिकार, उनके हक हुकूक की बात करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपने नीतिगत फैसले लेकर के अपने पक्ष में कर लिया। इसके अलावे हमने आपको पहले ही बता दिया कि OBC और EBC का जो झमेला था उसमें जंगल राज की बात करके 2005 में इस बात का एहसास करा करके बाकी के जातियों को, गैर यादवों को यह एहसास दिया है कि आप पर जुल्म कौन करता है, यादव करते हैं, और ऐसी स्थिति में उनको भी अपने खेमे में लाया। ये बातें नीतीश कुमार ही कर सकते थे और नीतीश कुमार ने इसको किया। नीतीश कुमार ने नीतिगत फैसलों में एक और फैसला किया कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया, सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण और पंचायती चुनाव में 50% का आरक्षण।
ये स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार इतना ही नहीं, इसके अलावा महिलाओं को कई तरह के काम, कई तरह के रोजगार, कई तरह की ट्रेनिंग दी, जिसमें आशा दीदी, महिला दीदी, ये सारे लोग काम कर रहे हैं और सारे लोग नीतीश कुमार के वोटर हैं और वोट को ट्रांसफ़र कराने वाले हैं। यानी नीतीश कुमार की नीति ये है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कंठ सुखाने के लिए काफ़ी है। इसके अलावे जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है लॉकुस फैक्टर का। तो जैसे लॉकुस फैक्टर का नाम आएगा आप तुरंत कह दीजिएगा कि अरे क्या बात करते हैं आप, कुशवाहा समाज तो नीतीश कुमार से दूर हो गया। कुशवाहा समाज तो अब देख लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ चला गया, सम्राट चौधरी को मिल गया मौका। आखिर क्यों? भारतीय जनता पार्टी को दो कुशवाहा नेता और कुशवाहा के बड़े नेता, एक तो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा पर डोरा डाल करके, रेड कारपेट बिछा करके उनको अपने गठबंधन का हिस्सा बनाना, ये क्या साबित करता है कि नीतीश कुमार के मजबूत वोट बैंक में से सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। 1994 में जब लौकुश एकता मंच का कार्यक्रम हुआ था, उसमें नीतीश कुमार को जबरदस्ती ले जाया गया था। नहीं मान रहे थे लेकिन मंच पर गए और गए तो लौकुश के नेता हो गए। आज उसी लौकुश के आधार पर और जब ये लौकुश समीकरण का गठन हुआ तब से लेकर के लगातार समता पार्टी हो या फिर जदयू हो, नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। अब 2020 की बात आप मत कीजिएगा, क्योंकि 2020 एक ऐसा मोड़ था जहां कहीं ना कहीं ठिठकना था। नीतीश कुमार ठिठके और यहां से फिर आगे का रास्ता तैयार कर रहे हैं। इसके अलावे अगर बात करें लौकुश समीकरण के बाद तो कांग्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है। जो वोटों के ध्रुवीकरण की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए जानी जाती है। पहले भी आपको याद होगा कि अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज जब लालू प्रसाद के पास आया, सामाजिक समीकरण की बात की जाने लगी, मुस्लिमों को ये भरोसा लालू प्रसाद ने दिलवाना शुरू किया कि हम आपके हितैषी हैं, बाकी कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो शिफ्ट होकर के लालू प्रसाद के पास चले आए थे। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि कांग्रेस मजबूत हुई है तो वो सारा का सारा वोट शिफ्ट होकर के चला जाएगा। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, बहुत ज़्यादा भीड़ हो, अगले स्टेशन में एक बोगी उसमें जोड़ दी जाए तो आप क्या करेंगे? उसी भीड़ में बैठे रहेंगे या दूसरी बोगी में चढ़ जाएंगे? निश्चित रूप से आपको जैसे ही ये सूचना मिलेगी कि पीछे बोगी जोड़ दी गई है, जो लोग खड़े हैं भीड़ में दम घुट रहा है वो पीछे की बोगी में जा सकते हैं। आप दौड़ करके अपना सीट पकड़िएगा। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे ही इन जातियों को मिलेगा मौका, वैसे ही ये दूसरे जगह शिफ्ट कर जाएंगे। इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात है कि इस समीकरण पर भारतीय जनता पार्टी के फोकस करने का कारण यही है कि नीतीश कुमार से डरी हुई है, नीतीश कुमार से कंठ सूख रहा है और ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार MOI प्लस लौकुश समीकरण प्लस उनका जो अपना हिडन वोट है उसको साध लिए तो इसका आंकड़ा अधिक हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के वोट से। और इन वोटों को अगर एक सूत्र में पिरो दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब तक जो 9 साल से या 2 चुनावों से जीत करके आ रही है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि विपक्ष बिखरा हुआ था, उसी को एक जगह समेटने का नीतीश कुमार ने प्रयास किया है, जिसमें वो बहुत हद तक सफल है। आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी दूरियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर इसमें 50% भी नीतीश कुमार सफल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2024 में सत्ता में जाने से रोक सकते हैं। अगर बात करें एंटी इनकम्बेंसी की तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी 2024 में लागू होती है। लगातार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा है कि वो सारी शर्तें, सारे वादे क्या हुए जिसका आपने इस देश की जनता से 130 करोड़ लोगों से वादा किया था। अब इस बात को अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसमें 2-3 चीज़ें बहुत बारीकी से देखनी होगी। पहला तो ये कि नीतीश और लालू एक साथ हैं तो उनके पास वोटों का क्या समीकरण है। तो आप सीधी तौर पे MOI को फर्स्ट स्थान पे रखिएगा। 31 से 32% वोट कहा जाता है, 30 से 32% वोट कह लीजिए आप। ये है कि 30 से 32% वोट जो है वो MOI समीकरण का यानी लालू प्रसाद का नीतीश कुमार के खेमे में आ रहा है, क्योंकि दोनों एक साथ हैं। तो वहीं अगर बात करें करीब 12-13% वोट
लौकुश समीकरण का है। उस वोट में से अगर 50%, चलिए 30% ही मान लेते हैं, अगर 30% आ जाता है तो आप मान के चलिए कि 30% के बाद 4% वोट नीतीश कुमार को जाता है। इसके अलावे आप अगर बात करते हैं लौकुश के अलावे, तो इसमें ईबीसी और जो लोग नीतीश कुमार के उस दलित महादलित खेमे के हैं, जो लोग पासमंदा हैं, उनका वोट मिला जुला करके करीब 10% से ज़्यादा होता है। दलित समाज के भी कुछ हिस्सा हैं जो नीतीश कुमार को वोट देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों सेक्टर का वोट मिला करके कहीं ना कहीं 10% के आसपास होता है, यानी नीतीश कुमार को 44% वोट आता है। इसके बाद अगर तुलना करते हैं आप एनडीए की, तो एनडीए में सबसे पहले अगर दलित वोटरों की बात करें तो 10 से 12% टोटल दलित का वोट है। हम मान के चलते हैं कि इसमें से 8% वोट जो है वो 2% उधर शिफ्ट होकर के जाता है। तो 8%, जैसा कि हमने पहले बताया भी आपको, सबको मिलाकर के 10% में जोड़ा था। 8% वोट ये होता है। इन 8% के बाद गैर यादव जो ओबीसी में है, उनके वोट को अगर देखते हैं तो वो 15% होता है। इसके अलावे ईबीसी के वोटरों में हम जोड़ लेते हैं कि 3% वोट, 6% का हमने बताया था, 6% में 3% वोट जो है वो एनडीए को जाता है। इसके अलावा आप लौकुश समीकरण के वोट को भी गिन सकते हैं कि लौकुश समीकरण का वोट जो है वो पूरी तरह से अगर 12% में उस खेमे में जाता है 4%, तो निश्चित रूप से 6% से ज़्यादा वोट यहाँ आ जाता है। सब मिलाकर के जो एनडीए के हिस्से में जाता है वो पूरा का पूरा जोड़ 42% होता है, यानी कि 44% प्लस 42% ये 86% होता है। और इसमें से बाकी के जो 14% वोट हैं वो अगर दोनों पक्ष में जाते हैं, ये निर्णायक भूमिका में होंगे। और नीतीश कुमार इसको साधने में अगर कामयाब हो गए, क्योंकि इसमें हिंदुत्व वाला वोट भी होगा, हार्डकोर हिंदुत्व वाले लोग भी होंगे, उस समय की परिस्थितियां होंगी उसके आधार पर करेंगे। इसमें से कुछ लोग नोटा पर भी वोट लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखने के बाद एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि इस पूरे मामले में एक बात साफ है कि नीतीश कुमार ने जो एक नया रास्ता बनाया है, उस रास्ते में नरेंद्र मोदी के लिए कठिन रास्ते हैं। अगर इस रास्ते से भारतीय जनता पार्टी चलना शुरू करती है तो बार बार नीतीश कुमार हर्डल के रूप में आ रहे हैं। और यहाँ आप कह सकते हैं कि इस विश्लेषण में को लेकर के, कई तरह की बातों को लेकर के, नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी को लेकर के, नीतीश कुमार के पोस्टर लगने को लेकर के, नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर के, लेकिन नीतीश कुमार ने अब तक जो अपने स्थापित चरित्र को, राजनीतिक चरित्र को दर्शाया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी उनके सामने नील डाउन होकर के चलती है, जब भी ज़रूरत महसूस होता है तो आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद भी दोनों हाथ उठा करके उनका स्वागत करते हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार में वो क्षमता है, तभी तो करते हैं। और इसी क्रेडिबिलिटी के बल पर इनक्रेडिबल कहने वाले लोग इसी क्रेडिबिलिटी को लेकर के नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। और नीतीश कुमार को इनक्रेडिबल कहने वाले लोग कभी ना कभी नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का यदि नीतीश कुमार से कंठ सूख रहा है और अगर ये समीकरण ज्यों का त्यों रहा, तो समझ लीजिए कि मोदी को आने वाले चुनाव में संट कर देंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस विश्लेषण को पूरा आपने अब तक सुना है। इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी इस पूरी कमेंट्री को सुना। अब इसके बाद आप हमें अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, इसमें कहाँ कमी रह गई है ये भी बताइएगा। और आने वाले 2024 के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या 24 और 25 का चुनाव, जैसा कि कहा जा रहा है, वो काफ़ी टसन वाला होने वाला है? फिर मिलते हैं आप अगले दिन गेम समझिए में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।